चाइना और पाकिस्तान की ड्रोन फ्लीट को मैच करने के लिए नेवी की तरफ से अभी जल्दी से ही यूएस मेड आर्म ड्रोन्स को एक्वायर करने का फैसला किया गया है। कावेरी इंजन की फर्दर डेवलपमेंट करते हुए इसकी ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को 2024 तक ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया है। इंडियन आर्मी अभी किस वजह से हमारी इंडिजिनस आर्टिलरी गन्स को सर्विस में शामिल करना नहीं चाहता है। लगभग 40 साल की सर्विस के बाद अभी इंडियन नेवी से भारत का पहला इंडिजिनस सर्विस शिप को डीकमीशन करने का प्लान किया गया है और अंत में आग लगने की वजह से ईरानियन नेवी की एक बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप अभी डूब गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट मेड MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स को एक्वायर करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया जाएगा। वैसे आपको पता होगा कि यूएस से लगभग 30 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए फैसला किया गया था, जिसमें से हमारी तीनों सर्विस इनमें से 10-10 ड्रोन को इस्तेमाल करने वाले थे। इसी बीच नेवी की तरफ से भी लगभग 2 प्रेडेटर ड्रोन्स को लीज पर लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है और टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए लगभग इसको 1 साल के लीज पर लिया गया था। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से नेवी इसका इस्तेमाल कर रही थी, तो अभी इनको ऑपरेट करने का हमको अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। और दूसरी तरफ चाइना के पास पहले से विंग लॉन्ग 2 जैसे ड्रोन मौजूद है और वो अभी सेम कैटेगरी की ड्रोन को पाकिस्तान को भी सप्लाई करने लगे हैं और पाकिस्तान अभी इनको जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने के लिए भी चाइना के साथ बातचीत कर रहा है। इसी बीच नेवी की तरफ से डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बोर्ड मीटिंग के दौरान 30 आर्म ड्रोन को एक्वायर करने के लिए क्लियरेंस को इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास फॉरवर्ड किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद हम सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट के साथ इन ड्रोन को लेके बातचीत कर सकते हैं। और वैसे भी इनको फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर खरीदा जाएगा, तो कोई ज्यादा झंझट इसमें नहीं होने वाला है। और अच्छी बात यह कि पहले से यूएस की तरफ से इनको भारत को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है। अभी जिन 2 MQ-9 ड्रोन्स को भारत लीज पर लेके इस्तेमाल कर रहा है, ये दोनों ही अनार्म ड्रोन है, जबकि अभी जिन ड्रोन को आगे चल के भारत खरीदने वाला है ये सब आर्म ड्रोन होने वाला और इनके साथ हमको गाइडेड बॉम्ब्स के साथ साथ हेलफायर जैसे मिसाइल भी मिलने वाले हैं। अगला अपडेट कावेरी इंजन को लेके। वैसे कावेरी इंजन प्रोग्राम तो वैसे बंद हो चुका है, क्योंकि इनिशियली इसको जितना थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, ये हमें उतना थ्रस्ट जनरेट करके नहीं दे पा रहा था और ये तेजस MK-1 में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी इसी को बेस करके कुछ डेरिवेटिव इंजन बनाए जा रहे हैं, जिसको आगे चल के हमारे घातक यूसीवी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये इसका ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक ड्राई कावेरी इंजन को सर्टिफिकेशन मिल सकता है, जिसके बाद इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। अभी GTRE और HAL एक साथ मिलकर इसको बनाने का प्लान कर रहे हैं और GTRE अभी तक कावेरी इंजन को बनाने में एक मेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा था और HAL के पास इंजन को मैन्युफैक्चर करने का काफी अनुभव है और HAL की कोरापुट डिवीजन में काफी पहले से एरो इंजन को लेकर काम किया जा रहा है। फिलहाल ये जो ड्राई कावेरी इंजन है, ये वही कावेरी इंजन का एक पार्ट है जिसको तेजस के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें से आफ्टरबर्नर सेक्शन को हटा दिया गया है और साथ ही थोड़ा बहुत इसको फाइन ट्यून किया गया है, जिससे ये लगभग 46 किलोटन के आसपास के थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाला है, जो कि हमारी घातक यूसीवी प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट होने वाला है। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैब यानी कि DMRL की तरफ से अभी कावेरी इंजन के लिए जरूरी सभी हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क को बनाया जा सकता है और हाल ही में टेक्नोलॉजी हमने मास्टर किया था। अब इनको बनाना काफी मुश्किल होता है और ये इंजन के वो पार्ट होते हैं जिनको कई बार चेंज करना होता है, तो ऐसे में हमें इनको बाहर से इम्पोर्ट करना होता है। लेकिन अभी हम इसको खुद ही बना सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कॉस्ट फैक्टर जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है और बाकी इंजन को बनाने के लिए जितने मेटल्स की जरूरत पड़ने वाली उन सभी को मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि मदानी की तरफ से सप्लाई करने की बात की गई है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेके। आप सबको पता होगा कि आर्टिलरी गन्स को लेके अभी काफी सारा हंगामा चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर में इंडियन आर्मी में इंडक्ट किए जाने वाले आर्टिलरी गन्स को लेके अभी डिबेट चल रहा है कि इनको इम्पोर्ट किया जाए या फिर इंडिजिनस गन्स को इसमें शामिल किया जाए। मेनली अभी ATAGS और एथॉस गन को लेकर डिबेट चल रहा है, लेकिन आपको याद होगा इसी भी धनुष गन की लगभग 114 यूनिट को भी इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया गया था और धनुष गन ने अपने सभी ट्रायल को लगभग 2018 में ही कंप्लीट कर लिया था। अब धनुष गन की बात करें तो इसको वोफर गन से डिराइव किया गया, लेकिन फायरिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो उससे काफी बेहतर है।
पर अभी बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनकी डिलीवरी को लेकर काफी पीछे चल रहा है। जब इनको ऑफिशियली 2019 में आर्मी में शामिल करने के लिए क्लियर किया गया तो तब से लेके अभी तक हमको कम से कम 18 गन को डिलीवर कर देना चाहिए था, जबकि अभी तक बस 12 ही गन को डिलीवर किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अभी भी इसकी एक रेजिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हालांकि आर्मी का कहना है कि वो इसकी परफॉर्मेंस से तो काफ़ी खुश है, लेकिन इसकी स्लो प्रोडक्शन की वजह से आर्मी काफ़ी खुश नहीं है। अब हालांकि चाइनीज रायते की वजह से इनका प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा अभी फॉरेन कंट्रीज उठाने की कोशिश करने लगे हैं। और खास करके इजराइल अभी एथॉस गन को काफ़ी जल्द ही डिलीवर करने का वादा कर रहा है, जिस वजह से आर्मी अभी इंडिजिनस गन को छोड़ के फॉरेन गन को खरीदने की बात कर रहा है। क्योंकि आर्मी के मन में अभी ये सवाल आ रहा है कि अगर हम फिर से ATAGS को खरीदने के लिए जाएंगे तो बाद में हो सकता है उनका भी जो प्रोडक्शन है वो धनुष गन की तरह होने वाला है। लेकिन मे बी ATAGS के साथ वो नहीं होगा, क्योंकि इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड नहीं बल्कि टाटा पावर और कल्याणी ग्रुप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अपनी प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देता तो फ्यूचर में हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इसका काफी बुरा असर पड़ने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कल इंडियन नेवी की पहली हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप को ऑफिशियली डीकमीशन किया जाएगा। इस शिप का नाम INS संधायक है और भारत के द्वारा इंडिजिनसली बनाया गया पहला हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था, जिसे आज से लगभग 40 साल पहले नेवी में शामिल किया गया था। और लगभग 40 साल की सर्विस के बाद कल इसको ऑफिशियली विशाखापट्टनम की नेवल डॉकयार्ड में डीकमीशन कर दिया जाएगा। इस शिप का जो डिजाइन था इसको उस वक्त के चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल FL फ्रेजर ने बनाया था और इसकी कील को 1978 में प्लेस किया गया था। फिर 26 फरवरी 1981 में इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। तब से आज तक ये कई मिशन को कर चुका है और अभी तक इसमें लगभग 200 से ज्यादा हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिशन को किया जा चुका है। इसके अलावा इसको और भी कई ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन पवन में और ऑपरेशन रेनबो में इस्तेमाल किया गया था। और 40 साल की सर्विस के दौरान इसमें लगभग 19 कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं और इसकी जो आखिरी कमांडिंग ऑफिसर थे उनको 17 जून 2019 में अपॉइंट किया गया था। अगला अपडेट नक्सल या माओवादियों को लेकर है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि काफी एक्टिव हो रहे थे और पिछले कुछ दिनों में इनकी तरफ से काफी खतरनाक हमला भी किया गया है। अब नॉर्मली जो माओवादी होते हैं इनके पास मॉडर्न वेपन नहीं होते हैं और ये पुराने वेपन का इस्तेमाल करते हैं या फिर देसी डिजाइन के सिंगल शॉट वेपन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा ये लोग फुली ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब कई बार ऐसा हुआ है जहां पर ये हमारे किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एम्ब्यूज करके वहां से हथियार वगैरह छीन लेते हैं, लेकिन कभी भी इतने बड़े मात्रा में इनके पास ऑटोमेटिक वेपन नहीं होते थे। लेकिन अभी इनके पास LMG तक भी मौजूद है। अभी NIA की तरफ से इसी बात को लेकर एक रिपोर्ट को दर्ज किया गया जिसमें ये बताया गया कि जो माओवादी हैं उनके पास अभी जो AK-47 या AK सीरीज के राइफल मिल रहे हैं, दरअसल इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जबलपुर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। 2018 के केस पर काम करते हुए एक बात सामने आई थी कि उस दौरान लगभग 3 AK-47 को बरामद किया गया था और इनको भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जबलपुर के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया गया था। इसी केस से जुड़े हुए लगभग 26 लोगों के ऊपर अभी संदेह किया जा रहा है, जो कि या तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जबलपुर के एम्प्लॉय हैं या फिर एक्स एम्प्लॉय हैं। और NIA का कहना है कि इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में AK-47 SLR और उनके पार्ट्स को चुराकर इन माओवादियों को सप्लाई किया था। अभी तक ऐसे 22 AK-47 बरामद किए जा चुके हैं और ये सभी के सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जबलपुर में मैन्युफैक्चर किए गए थे। यानी कि जो बहुत बड़ा स्मगल यहाँ पे किया गया था ये सब उसी सीरीज के राइफल थे। अब हालांकि यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिलहाल ही किसी के ऊपर भी इल्जाम पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हमारे अंदर भी मौजूद हैं जो कि लगातार माओवादियों तक असला या गोला बारूद को पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। अगला अपडेट ईरान को लेकर, और अभी एक अजीब सा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ईरान की एक बहुत ही बड़ी शिप वहां पे डूब गया है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये ईरान की एक ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप था जिसका नाम कर्क था और इसे आप ईरान की नेवी की सबसे बड़ी वेसल में से एक शिप कह सकते हैं। तो इसका ऐसे अचानक से डूब जाना संदेह क्रिएट करने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि ईरान का कहना है कि जो शिप था ये आग लगने की वजह से डूब गया था और इसमें मल्टीपल जगह में एक ही टाइम पे आग लग गई थी और इसको बुझाने के लिए वहां पे मिलिट्री और सिविलियन रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी जो कि कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी इसको बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं आया था और इसके जितने भी क्रू मेंबर थे उन सभी को वहां से निकाल लिया गया था। लेकिन जो शिप था वो ईरान की सदर्न कोस्ट के आसपास डूब गया था। ईरान का कहना है कि इसे इंटरनेशनल वाटर में ट्रेनिंग मिशन में डिप्लॉय किया गया था, जिस दौरान इसमें आग लग गई थी और काफी कोशिश करने के बाद भी आग पर काबू नहीं किया जा सका।
क्योंकि इसमें मल्टीपल लोकेशन में एक ही टाइम पे आग लग गया था, जो कि काफी भयंकर रूप ले गया और उसके बाद जो शिप था वो डूब गया था। तो आप लोग सोचिए कि इतने बड़े नेवल वेसल में अगर किसी भी वजह से आग लगता है तो वो मल्टीपल लोकेशन में एक टाइम पे कैसे लगेगा। अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है तो एक पर्टिकुलर रीजन में आग लग सकता है, लेकिन एक ही वक्त में एक शिप की मल्टीपल लोकेशन में आग कैसे लगेगा। और ऊपर से आग ऐसा लगा कि उस पर काबू भी नहीं किया जा सका। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ और भी एंगल होने वाला, जो कि फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।